तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज योर साइंस 1 का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 की वीडियोस अपलोडेड हो चुकी है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेक श्योर आप वो वीडियोस को भी देख रहे हैं, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने जो बात किया था वो था सारा हमारा डिस्कशन केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे केमिकल चेंज से आप केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं, केमिकल रिएक्शंस लिखने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, केमिकल इक्वेशन का यूज़ करते हो, और केमिकल इक्वेशन जब आप यूज़ करते हो तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या बोला। देखो, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। मतलब कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है तो वहां पर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये आपको बताया था। अब उस केमिकल रिएक्शन को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है ताकि सामने वाला समझ सके, तो उसे जब मैं लिखूंगा तो उसे मैं क्या बोलूंगा, केमिकल इक्वेशन बोलूंगा। नेक्स्ट, सिंपल फॉर्म। अच्छा, दो तरीके का, जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो उसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। नॉर्मली जब आप 6th, 7th और 8th में थे तो वहां पर आपको एक टाइप का केमिकल इक्वेशन बताया था जिसमें आप वर्ड इक्वेशन यूज करते थे। वर्ड मतलब क्या, कोई भी जो भी आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिएक्ट हो रहा है उसका आप नाम लिखोगे। सपोज देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा मैंने कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो जब आप ऐसे नाम लिखते हो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। बट जैसे ही मैं इस नाम को रिप्लेस करता हूं इसके केमिकल फॉर्मूले से, तो वो हो जाता है मेरा कंडेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कंडेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्यों? क्योंकि ये मेरा कॉपर सल्फेट था भाई, कॉपर के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं Cu और सल्फेट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं SO4, दैट इज योर CuSO4। सिमिलरली फॉर जिंक वी रिप्लेस इट बाय जिंक, जिंक सल्फेट के लिए ZnSO4 और कॉपर के लिए Cu। तो जब आप सिर्फ नाम लिख रहे हैं तो वो वर्ड इक्वेशन, और जब आप नाम को रिप्लेस कर रहे हैं बाय केमिकल फॉर्मूला, दैट वर्ड इक्वेशन गेट्स चेंजेस इनटू योर केमिकल कंडेंस्ड केमिकल फॉर्मूला। कंडेंस्ड इधर देखिए, वर्ड इक्वेशन फर्दर कैन बी रिटन इन कंडेंस्ड फॉर्म राइटिंग केमिकल इक्वेशन। तो ये आपका एग्जांपल दिया मैंने। अच्छा, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ कंडेंस्ड फॉर्म। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब आप कंडेंस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, कंडेंस्ड फॉर्म मतलब क्या, उसके केमिकल फॉर्मूलेस को लिखोगे, C फॉर कंडेंस, C फॉर केमिकल फॉर्मूला। तो जब भी किसी भी इक्वेशन को आप कंडेंस्ड फॉर्म यानी कि उसके केमिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हो लाइक दिस, तो इसको आप क्या बोलोगे, केमिकल इक्वेशन बोलोगे। बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि इसके बाद की जितनी भी केमिस्ट्री है उसमें सब जगह आप दो ही चीज यूज करते हो, दैट इज योर केमिकल इक्वेशंस। अच्छा, अभी इसके ना लिखने के कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर ऑर्डर आप फॉलो करेंगे तो आपका केमिकल इक्वेशन कभी भी रॉन्ग नहीं जाएगा। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर मैंने 4 लिखे और 2 एक्स्ट्रा, तो वो वहाँ पर हम एक्सप्लेन आउट कर लेंगे। फर्स्ट वाला, रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट ऑन राइट हैंड साइड सेपरेटेड बाय अ फॉरवर्ड एरो। ये एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल मैंने लिया था, CO2 विल गिव यू CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें भाई देखिए, ये क्या मेरा रिएक्टेंट, ये क्या मेरा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑन द राइट हैंड साइड। अब आप बोलोगे कैसे सर राइट हैंड साइड, अरे भाई तू ऐसे लिख रहा है ना, तो ये तेरा लेफ्ट हैंड साइड, ये तेरा राइट हैंड साइड। तो रिएक्टेंट जो रहेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड और जो प्रोडक्ट रहेंगे वो आपका कहाँ पर रहेगा, राइट हैंड साइड, सेपरेटेड बाय अ फॉरवर्ड एरो। और ये जो फॉरवर्ड एरो रहता है ये क्या बताता है, ये एरो क्यों बताता है भाई, एरो ये बताता है कि ये जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो ये आगे के डायरेक्शन में आपका एरो है, इसीलिए उसे क्या बोला है, फॉरवर्ड एरो। अगर इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब ये दोनों तरफ जा सकता है। फिलहाल के लिए इसको फॉरवर्ड एरो आप देखिए। उसके बाद नेक्स्ट, इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर मोर देन 2 दे आर लिंक्ड विद प्लस साइन। मतलब क्या, कि अगर आपके पास समझो जब आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, केमिकल रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग रहेंगे, तो उनको जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो हमेशा आप क्या ऐड करोगे, प्लस का साइन ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे, मीन्स इफ द रिएक्टेंट्स आर मोर देन 2 दे विल बी लिंक्ड बाय प्लस साइन, एंड इफ द प्रोडक्ट आर 2, इफ द प्रोडक्ट इज 2, यहाँ पर ये 2 प्रोडक्ट नहीं भाई, ये नहीं ऐसा 2 लोग और आएगा समझो, और यहाँ पर H2 आ गया, तो इनके बीच में मेरे को कुछ तो जोड़ी बतानी पड़ेगी, तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस लिखूंगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट देखेंगे क्या बोलता है। टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव मतलब ये देखने से मुझे कुछ थोड़ा आधा इन्फॉर्मेशन मिलता है, इसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इनके नीचे
फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इंडिकेटेड बिलो इट। इसके नीचे आप क्या लिखते हो, फिजिकल स्टेट्स लिखते हो। फिजिकल स्टेट में 3 चीजें आती है और 2 चीजें एक्स्ट्रा है जो आपको टेक्स्ट बुक में दी है। पहला रहता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड में यूज कर रहा हूँ, ये कोल के फॉर्म में था, तो ये आपका क्या रहेगा, सॉलिड। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पर एस लिखूंगा। ऑक्सीजन इज अ गैस, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, गैस। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, गैस। तो अब जब भी मैं केमिकल इक्वेशन देखूंगा तो मुझे पता चले, अच्छा भाई इधर ना ये सॉलिड बनता है, ये गैसियस बनता है, और जब ये रिएक्ट हो रहा है तो एक जो मेरे को नया प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी मेरा क्या है, गैस है। इसमें 2 चीजें और होती है, एक होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट जो होता है ये हमेशा आपको डाउनवर्ड एरो दिखाएगा, और अगर कोई गैस है, गैस का जो एरो रहता है वो क्या रहता है, अपवर्ड एरो रहता है। तो अगर किसी भी प्रोडक्ट में गैस का फॉर्मेशन होता है तो उसके बाजू में आपको ऐसा अपवर्ड एरो दिखेगा, तो समझ जाने का भाई ये गैस है, ये हमारे सिस्टम से बाहर जाने वाला है। और अगर कहीं पर भी किसी भी रिएक्शन में आपको ऐसा डाउनवर्ड एरो दिख रहा है तो समझ जाने का ये प्रेसिपिटेट है, मतलब ये बॉटम में सेटल आउट होने वाला बंदा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आप 4th पॉइंट देखेंगे, व्हेन द हीट इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड। हीट इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड मतलब अगर मेरे पास कोई ऐसा रिएक्शन है जो ना डायरेक्टली नहीं हो रहा है, मुझे उसका क्या करना पड़ रहा है, याद करो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज का फर्स्ट पॉइंट, यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर आप किसी भी रिएक्शन में बाहर से हीट अप्लाई कर रहे हो, मतलब समझो आप खाना बना रहे हो, खाना में आप चावल बना रहे हो, चावल बनाने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा, तो वो जो हीट आप दे रहे हो वो बाहर से दे रहे हो। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शंस में आप हीट बाहर से खुद से प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कहां पर, ऑन दी एरो बाय अ नोटेशन कॉल्ड एज ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जब भी आपको दिखेगा तो समझ जाना ये किसका सिंबल है, हीट का सिंबल है। और अगर ये एरो के ऊपर है मतलब रिएक्शन को होने के लिए, रिएक्शन को फर्दर प्रोसेस करने के लिए इस रिएक्शन को हीट की जरूरत लगेगी। इसके बाद एंड व्हेन हीट इज गिवन आउट, अच्छा अगर समझो कोई ऐसा रिएक्शन है जो रिएक्ट होने के बाद हीट दे रहा है, रिएक्ट हो रहा है फिर हीट दे रहा है, जैसे सोडियम का रिएक्शन, सोडियम को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो, सोडियम लिया आपने, पानी में डाला तो उसमें से हीट निकलता है। अगर हीट बाहर निकल रहा है रिएक्शन में से, ध्यान देना एक जगह आप रिएक्शन के अंदर हीट दे रहे हो, जब हीट दे रहे हो तो वो एरो के ऊपर आएगा। जब रिएक्शन से हीट बाहर आ रहा है, रिएक्शन से बाहर आ रहा है हीट, तो वहां पर आपका क्या लगेगा, देखो ये मेरा क्या था, रिएक्टेंट था। अब रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसके साथ हीट भी निकल रहा है, इसको बोलते हैं हीट लिबरेट्स आउट। तो जब हीट निकल रहा है तो मैं प्लस क्या लिखूंगा, हीट लिखूंगा, यहाँ पर ट्रायंगल का साइन नहीं आएगा। इतना पार्ट आपको समझ में आया, आई होप। चलिए इसके बाद और 2 पॉइंट्स हैं हमारे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक नेक्स्ट पॉइंट आता है 5th पॉइंट, अगर मैं बात करूं तो कैटलिस्ट की बात होती है। कैटलिस्ट की बात मतलब क्या, कि सपोज अगर कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन ऐसे होता है ना जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो सकते हैं, किसी को आपको ज्यादा थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, कोई रिएक्शंस ऐसे रहते हैं। ये कैटलिस्ट ना बहुत खतरनाक बनता है। कुछ रिएक्शंस ऐसे रहते हैं जिनको 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगता है, मतलब दे हैव मोर टाइम, दे रिक्वायर मोर टाइम, उनको ज्यादा टाइम चाहिए रिएक्शन को प्रोसेस करने के लिए। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो कि एक बंदा ऐसा डालते हो जो उनके रिएक्शन टाइम को कम करेगा। तो रिएक्शन टाइम को जो भी कम करता है उससे आप क्या बोलते हो, कैटलिस्ट। reduces the रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम को ये क्या करेगा, रेड्यूस करेगा। तो जो भी बंदा रिएक्शन टाइम को रेड्यूस कर रहा है उससे आप क्या बोलोगे, कैटलिस्ट बोलोगे। चलिए इसके बाद कैटलिस्ट का काम हो गया। अच्छा जब भी आप कैटलिस्ट लिख रहे हो इक्वेशंस में, अगर आप केमिकल इक्वेशंस में, केमिकल रिएक्शंस में कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो यू हैव टू मेंशन इट। और वो कहां पर मेंशन होगा, एरो जो ना भाई, एरो के ऊपर ट्रायंगल मेंशन होता है और यहीं पर आप क्या मेंशन करते हो, कैटलिस्ट मेंशन करते हो। आई होप आपको इतना समझ में आया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। इसकी नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें हम देखेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ये पूरा स्टेप था कि आपका केमिकल इक्वेशन कौन से फॉर्म में आप लिखते हो, वर्ड फॉर्म में, कंडेंस्ड फॉर्म में, और उसके लिखने के कितने तरीके होते हैं, रिएक्टेंट किधर लिखते हो, प्रोडक्ट किधर लिखते हो, कैसे एरो क्यों यूज करते हो, फिर यहाँ पर ये छोटे छोटे गैस लिखे रहते हैं, लिक्विड लिखे रहते हैं, इनका क्या मतलब है, प्रेसिपिटेट को कैसे बताते हो, गैसेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हमने कवर आउट की हैं। तो इसके आने वाली जो वीडियो रहेगी उसमें हम देखेंगे हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।